नो, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली कोई है, कोचिंग नहीं। सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया हुआ कह है। सकते हैं बिना कोचिंग के भी यूपीएससी बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग का कोई नीड नहीं है, बस ये होता है कोचिंग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करता है और अगर सीरियस कैंडिडेट है तो वो घर पे भी रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, उसके लिए कोचिंग का कोई नीड नहीं है। करंट अफेयर में ऐसा होता है कि सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है जो हम लोगों को ये बताता है कि पढ़ना कैसे है तो वो है सिलेबस। सिलेबस को हम लोगों को परमानेंट साथ में रखना है, जहाँ पे भी पढ़ना है उसको साथ में रखना। मेंस के स्ट्रेटेजी के लिए ऐसा है कि उसके लिए भी हमारे पास कीवर्ड होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कीवर्ड से लिंक होके और अगर कोई हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जैसे कि आप सभी को पता है, हम लगातार यूपीएससी के जो इंटरव्यू है वो लेके आ रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। उसके साथ में अभी मैम इंटरव्यू देकर आई हैं, तो मैम से पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो मैम स्वागत है हमारी पहले आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू आपके लिए। देन थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अश्मिता है और मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है वो हिंदी मीडियम रहा हुआ है और मैंने हिंदी से ही सारी पढ़ाई की और इसका भी मीडियम मेरा हिंदी ही था। ओके, तो हिंदी मीडियम में क्या आपने ग्रेजुएशन किया, बीए किया? ग्रेजुएशन में मेरा बीए है। अच्छा, जैसे आप इंटरव्यू हॉल में पहुंचती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन सारे पहले तो पूछते हैं, अश्मिता आप ठीक है? आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील कर रही हैं, तो वो पहले पूरी तरीके से तुम्हें कंफर्ट फील करवाते हैं, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन और डन करते हैं। मेरे से पानी के बारे में पूछा था कि आप पानी पिएंगी, तो मैंने मना कर दिया था और बाकी ठीक था। जैसे कि आपका नाम अस्मिता है और अस्मिता योजना भी चल रही है, उससे रिलेटेड कोई नाम से समथिंग कोई क्वेश्चन? इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बल्कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उससे क्योंकि पूछ सकते हैं, बट उन्होंने इससे पूछा नहीं था, तो ये थोड़ा सा मतलब बोल देते ना, कोई चीज़ अगर एक्सपेक्ट करो और नहीं पूछ रहे हैं तो अपने लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिर उसे मतलब मुझे बहुत एक्सप्लेन करके बताना पड़ता और मैं उसके लिए रेडी भी थी, बता भी देती, बट पूछा नहीं था उन्होंने मेरे से। तो शुरुआती आपकी किस क्वेश्चन से हुई थी, अगर बात करें तो? मेरे से पहली बात तो ये जो यूसीसी के बारे में है उससे पूछा था कि ये इंडिया में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और जीएसटी से भी मेरे से क्वेश्चन किया था। और जैसा कि मैंने बताया था अभी पहले इंटरव्यू में कि उन्होंने मेरे से राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, राम मंदिर से किस रिलेटेड क्वेश्चन? ऐसे पूछा था कि मतलब रिलीजियन और पॉलिटिकल दोनों अलग अलग फैक्टर है और दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं कि इसका रिलीजियस फैक्टर हो सकता है मोस्टली या पॉलिटिकल अपनी वजह से इसको ज़्यादा वो चीज़ कर रहा है। तो मैंने उसका रिस्पॉन्स किया था जो मेरी समझ थी, तो उसका भी ठीक रहा एक्सपीरियंस। मैं ज़्यादा कंफर्ट वहाँ पे डरी हुई थी, लेकिन बाद में मैं रिलैक्स हो गई थी जब उन्होंने इतना क्वेश्चन पूछा और बहुत रिलैक्स फॉर्म में चीज़ें पूछते हैं, तो मैं ठीक थी वहाँ पे। अच्छा, आपके जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी, टाइमिंग कितने देर तक चली? मोस्टली टाइम 20 और 25 मिनट्स, 30 भी हो गया होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें आपने ना करना नहीं, वो नो बोला? मैंने एक दो क्वेश्चन के लिए सॉरी बोला था, क्योंकि वो मुझे थोड़े बहुत आ रहे थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि वो क्वेश्चन मैं ऐसे रिस्पॉन्स करूँ जिनमें मैं पूरी तरीके से श्योरिटी हूँ, और मेरे को वो याद नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने सॉरी बोल दिया था। क्या क्वेश्चन थे, बताना चाहिए? वो उससे पूछे थे कि डीपीएसपी जो है वो एक तरीके से हमारा जो न्यायालय में है वो नहीं अभी हो रहा है, तो क्या उसके लिए होना चाहिए या नहीं, और फंडामेंटल और डीपीएसपी से कंपैरिजन में पूछा था उन्होंने क्वेश्चन मेरे से। तो मैंने बताया था, बट मैंने उसे पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मैंने सॉरी बोल दिया था कि मुझे लग रहा था कि फिर वो लंबी हो जाएगा मेरे लिए और मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊंगी, इस वजह से मैंने उसे सॉरी बोल दिया था। और कोई क्वेश्चन जो आपके रिकॉल कर पा रही हो करंट से और किया हो? करेंट से ऐसा था कि एक ही क्वेश्चन पे 2-3 लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जैसा कि सबसे ज़्यादा अगर डिस्कशन हुआ तो जो राम मंदिर पे हुआ था, तो वो मुझे ज़्यादा ठीक से याद है। और डीपीएसपी किया था तो वो मैंने सॉरी बोल दिया था, और यूसीसीपी किया था उन्होंने क्वेश्चन। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था? सिचुएशन बेस पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस मेरे नाम का मीन पूछा था, तो मैंने बताया था मेरे नाम का मीन आइडेंटिटी होता है, मतलब अपनी पहचान होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछा था। और बैकग्राउंड पूछा था तुम्हारा स्टडी का, तो वो मैंने बताया था। और फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि तुम गांव से पढ़कर और यहाँ तक आई हो तो कैसा फील कर रही हो, कैसा नहीं। तो फिर मैंने वो बताया था कि अभी तक तो ठीक है, आगे का भी नहीं बता सकते हैं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, तो बस यही था। अच्छा, तो बात करें आपके प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपकी स्ट्रेटजी किस थी? प्रीलिम की स्ट्रेटजी का मतलब तो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले अपनी बुक शॉर्ट लिस्ट कर लो कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद में सिलेबस के की पॉइंट देख लो। सिलेबस के की पॉइंट देखने के बाद में उसका जब की पॉइंट फाइंड कर लोगे, उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं चलता है कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है। पीवाईक्यू देखने के बाद में एक चीज़ें क्लियर हो जाती है कि जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ वो मुझे इस फॉर्म में पढ़ना है।
PYQ पढ़ने के बाद में ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। अच्छा, PYQ लगाएं तो कितना ईयर पुराना लगाएं, कितना PYQ लगाएं? मैंने तो 25 ईयर लगाया था, और अभी तो ऐसा है कि 2023 का जो पैटर्न था वो पूरी तरीके से चेंज था। तो अब जो आएगा प्रीलिम्स, उसका मैं कह नहीं सकती हूँ कि कैसा प्रीलिम्स आएगा, लेकिन जितना मैंने PYQ लगाया उस हिसाब से जो 2023 का प्रीलिम्स था वो बिल्कुल पैटर्न उसका पूरा चेंज था। Different. तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा प्री निकलेगा, बट लक से वो निकल गया, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आगे के लिए यही है कि स्ट्रेटेजी वही फॉलो करो जो एक बेसिक बुक होती है, अपना बेस कंप्लीट करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में करंट से थोड़ा लिंक रखो। और ऐसा होता है कि पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न ऐसा हो जाता है कि चीज़ें वो घुमा के पूछते हैं। ऑप्शन चेंज किए थे, पूरा पैटर्न चेंज करने का जो मेन है वो यही है कि उन्होंने सिर्फ ऑप्शन चेंज किए थे, क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका वही था। तो अपना PYQ से क्वेश्चन का जो अपना ड्यूरेशन है उसको बना लीजिए कि मुझे इतना टाइम में ऐसे क्वेश्चन हैंड आउट करने हैं, लेकिन ऑप्शन का थोड़ा सा जो है वो इस हिसाब से करें जो 2023 का आया था, क्योंकि इससे तुम्हारा शायद 2024 का भी वैसे ही आएगा जिस हिसाब से 2023 का आया था। तो ऑप्शन पैटर्न के हिसाब से इसमें फॉलो करो। और स्ट्रेटजी तो ये होती है, अपनी अलग अलग होती है। अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने NCERT ली थी। NCERT के बाद में मैंने विजन का नोट्स, करंट अफेयर पढ़ा था, मंथली मैगजीन मंथली और न्यूज़पेपर। कोचिंग वगैरह कहीं से? नो, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली कोई है, कोचिंग नहीं। सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया हुआ कह है। सकते हैं बिना कोचिंग के भी UPSC? बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग का कोई नीड नहीं है। बस ये होता है कोचिंग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और अगर सीरियस कैंडिडेट है तो वो घर पे भी रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, उसके लिए कोचिंग का कोई नीड नहीं है। तो आपने घर पर रह के ही प्रिपरेशन की थी या फिर दिल्ली या अलग कई शहरों? मैं घर पर रह के, एक तरीके से मानो मैंने घर पर रहकर ही स्टडी की है, बट मैं आउट ऑफ स्टेट थी, गुजरात थी, मैं वहीं पे सेटल थी अभी अपनी दीदी के साथ में, तो मैंने स्टडी पूरी घर पर ही की है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। अब यहाँ से बात करें आपकी मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपकी मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर मेंस के स्ट्रेटजी के लिए ऐसा है कि उसके लिए भी हमारे पास कीवर्ड होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कीवर्ड से लिंक होके, और अगर कोई बेसिक फंडा है तो उसका तुम्हें करंट में लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मस्ट है तो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम्हारी चीज़ें, और तुम लिंक रहोगे क्या पूछा जा रहा है, क्या अभी लेटेस्ट इशू चल रहा है, और मोस्टली क्वेश्चन उसी से फंस जाते हैं। करंट अफेयर तो बहुत सारे एस्पिरेंट को पता नहीं होता है करंट अफेयर पढ़ना है क्या है, तो कैसे पहचाने ये हमारे? करंट अफेयर में ऐसा होता है कि सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है जो हम लोगों को ये बताता है कि पढ़ना कैसे है, तो वो है सिलेबस। सिलेबस को हम लोगों को परमानेंट साथ में रखना है, जहाँ भी पढ़ना है उसको साथ में रखना है। और जब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आती है तो उसमें ये चेक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो न्यूज़पेपर में कवर हो सकता है, और उससे जब सिलेबस की लाइन पता होती हैं, वो चीज़ें याद होती हैं, तो ऑटोमेटिक न्यूज़पेपर समझ में आने लगता है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, सारा कुछ पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग उसी में लगे रहते हैं तो चीज़ें ये फाइंड आउट हो जाती हैं कि ये अगर न्यूज़ है तो ये किस सब्जेक्ट से है और कैसे लिंक करके पढ़ना है। ये बात करें आपके पेपर GS पेपर 1 के लिए, तो GS पेपर 1 के लिए क्या आपने फॉलो किया? रिसोर्सेज के लिए मैंने ऐसा था कि पहले तो NCERT पढ़ी हुई थी जो कि प्रीलिम्स में थी, और इसका कुछ ऐसा है जो प्रीलिम्स में है और मेंस में सिलेबस बाद में ऐड हो जाता है, उसके लिए मैंने विजन का नोट्स लिया हुआ था। जितने भी मैंने नोट्स लिए वो विजन के लिए हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने अलग से दृष्टि का लिया था, वो थोड़ा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि वो एक जगह सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह मिल गई, तो वो सही रहा। और करंट अफेयर के लिए कि मैंने विजन का फॉलो किया था और न्यूज़पेपर पढ़ा था। अच्छा, NCERT कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक UPSC स्टूडेंट? NCERT मेरे लिए अगर किस क्लास से लेकर किस स्टैंडर्ड से लेकर? ऐसा होता है कि NCERT बहुत ज़्यादा इसमें रोल अपना प्ले करती हैं, क्योंकि अगर NCERT नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत मिस हो जाती हैं, फिर वो बेस नहीं बन पाता है। लोग बोलते हैं कि इतनी समझ होती है कि NCERT समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब पढ़ने बैठो एग्जैक्ट में वो समझ में नहीं आती है। उसके लिए NCERT, अगर हिस्ट्री की बात करें तो 6 to 12 मैंने पढ़ी हुई थी, और पॉलिटी के लिए मैंने 9 से पढ़ा हुआ था, और ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 पढ़ा हुआ है, और ज्योग्राफी के लिए न्यू NCERT और हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT। तो ऐसा है कि NCERT बहुत रोल प्ले करती है, उसको अच्छे से पढ़ो तभी तुम मेंस के क्वेश्चन हैंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो समझ डेवलप नहीं होती है। यहीं पे बात करें एसए को लेकर, तो एसए में क्या कहाँ से कोटेशन उठाएं और कहाँ से, क्योंकि एसए आजकल बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। ऐसे में ऐसा होता है कि टॉपिक को पहले एक अपना जो सिलेबस होता है उससे सॉर्ट आउट कर लो कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ज़्यादातर उसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्टली आते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि वो फाइंड करने के बाद में अगर चाहो तो ऐसे की बुक ले सकते हो PYQ के तौर पर,
उसको उससे लगा लो। और डेली जब तुम GS 1 2 3 4 जब डेली आंसर राइटिंग करोगे तो ऐसे अपने मन से कंप्लीट हो जाता है। मैंने ऐसे के लिए बुक ली थी दृष्टि की, वो काफ़ी हेल्प करी मेरे लिए। तो इससे उससे कंप्लीट होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है समझ का। जब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो समझ ऑटोमेटिक आ जाती है, और अगर उसमें थोड़ा सा मतलब लापरवाही कर दी तो फिर समझ में उसी जगह से बिगड़ जाता है फिर। तो अभी जो 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं एस्पिरेंट, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए ऐसा रहेगा क्योंकि अभी तक जो पैटर्न था वो सेम था, और 2023 का प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया है। तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि अपना जो बेस बनाइए वो 2023 को लेकर बनाइए। ऑप्शन सबसे बड़ा फैक्टर था कि इस बार चेंज हुआ था, तो ऑप्शन को अपने वो एलिमिनेशन वाला मेथड अब नहीं चलेगा, जो कि 2023 से पहले चलता था और 2023 के बाद शायद नहीं चलेगा, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स अभी हुआ नहीं है, तो होने वाला है। तो उस हिसाब से ये देख लो कि ऑप्शन का क्या फैक्टर है। बाकी क्वेश्चन तो जब तुम्हारा बेस कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन पे लोग अटकते हैं ना कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तुम्हें सारी चीज़ें सारे जितने ऑप्शन दे रखे हैं वो आने चाहिए, तभी क्वेश्चन ओके मैम, थैंक यू सो मच।